तो दोस्तों मैं हूं रणधीर सिंगर। स्वागत है मेरे चैनल में। यूजीसी को लेकर जो स्वर्ण वर्ग है वो सड़कों पर है। लेकिन मैं आज टेक्निकल चीजें आपने बहुत पढ़ा होगा कि इतने हजार यूनिवर्सिटी है, उसमें सिर्फ 0.11 करके इतने केसेज हुए हैं, उसमें बहुत फेक होते हैं। ये सब आप जाएंगे डाटा वगैरह मिल जाएगा। आज हम इस बात पे बिल्कुल चर्चा कर नहीं करेंगे। आज इस पे मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आज एक ये जो यूजीसी कानून है, जो लाया गया है, वो एक समाज में जो इक्विटी पैदा करने के लिए लाया गया है, जैसा कि सो कॉल्ड सरकार बोल रही है वैसा। और उसके विपरीत जो आंकड़े हैं, जो कहाँ-कहाँ इसके यूनिवर्सिटी में कहाँ-कहाँ जो स्वर्ण जो छात्र हैं या लोग हैं, सड़कों पे हैं। मैं आज इस पे एक अलग तरीके से चर्चा करना चाहता हूँ। शायद मेरी बात लोगों को बुरी लग सकती है। मैं हमेशा से जब भी इन सब्जेक्ट पे, खासकर आरक्षण हो, इन सब्जेक्टों पे मैं कहीं भी वीडियो बनाया है, तो मैं प्रखर से बोलता हूँ, ये आरक्षण हो या कोई भी, मुझे ना लाग लपेट करके बात नहीं करने आता कि अरे यार बैलेंस करना चाहिए। एक कानून जो है, मैं मानता हूँ कि जो पिछड़ी जाति हैं, उनके साथ अन्याय होता है, तो उसको मैं जो भी इसके समर्थन में भी बोल रहे हैं ना, तो या विरोध में भी बोल रहे हैं, समर्थन में तो चलिए, विरोध में भी जो बोल रहे हैं ना कि इसको रोल बैक करना चाहिए, वो भी बोल रहे हैं, नहीं, नहीं होता है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, धिक्कार है ऐसे लोगों पे, धिक्कार। इतने सालों के आरक्षण लेने के बावजूद भी, इतने साल सत्ता का स्वाद चखने के बावजूद भी, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री पदों पे और यहां तक कि बड़े-बड़े पार्टियों के अध्यक्ष पद पे बैठने के बावजूद भी, अगर तुम्हारे में दम नहीं है, काबिलियत नहीं है और तब भी तुम दबा, कुचला, पिछड़ा अपने को महसूस कर रहे हो, तो दुनिया का कोई भी कानून तुमको अगड़ा नहीं बना पाएगा, तुमको आगे नहीं ला पाएगा। क्योंकि तुम्हारी मानसिक जो शक्ति है ना, उसमें वो क्षमता नहीं है। एक व्यक्ति होता है ना कि कितनी भी फैसिलिटी देख लो, जो नालायक लड़का रहता है, कितनी भी उसको फैसिलिटी दे दो, लेकिन वो समाज में आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उसमें वो काबिलियत नहीं है। क्योंकि काबिलियत क्यों नहीं है? कि वो मानता नहीं है कि वो काबिल है। जब तक आप अपने को काबिल नहीं मानोगे और समान समान परिस्थिति में अगर फाइट करने की या प्रतिस्पर्धा करने की, कंपटीशन करने की अगर तुम्हारे में ज़रूरत नहीं होगी, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आरक्षण 70 साल से हो रहा है, उसके बावजूद भी आज, और एक बात बता दूँ, आज तक जितने भी लोग हैं, जितनी भी सरकार है, वो सवर्णों को ठगा है। उनको वोट लिया है और ठगा है। राजीव गांधी या कांग्रेस की सरकार रही हो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इतने लोग जागरूक नहीं थे और उनके नीचे से ज़मीन खिसकती गई। उसके बाद आए बीपी सिंह। बीपी सिंह ने, उसको बनाया किसने? उसको बनाया इन्हीं सवर्णों ने। लेकिन सबसे पहले उसने किसके पीठ पे लात मारी? तो सवर्णों के। ये मोदी है, नरेंद्र मोदी हैं। ये किसके वोट पे बनते हैं? कौन-सा ओबीसी इनको वोट देता है? कौन से ऐसे जनरल कैटेगरी का वोट नहीं देता है? ओबीसी। कौन-सा यादव इनको वोट देता है, जो यादव को, मोहन यादव को ने, आप परसेंटेज निकाल के देख लो। कौन से यादव कम्युनिटी का व्यक्ति इनको वोट देता है? कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि यादव को, लेकिन मोहन यादव को ओबीसी के नाते इन्होंने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है? ओबीसी होने के नाते उसको मुख्यमंत्री बना दिया। वोट कौन देता है? अगर पॉलिटिक्स में तुमको जो वोट देता हो उसी को तो तुम आगे बढ़ाओगे ना, उसके लिए करोगे। ऐसा एक जनरल परसेप्शन होता है। जैसे एमवाई समीकरण लालू ने बनाया, तो क्यों? वो जानता था कि जो यादव कम्युनिटी है, वो मुस्लिम कम्युनिटी उसको वोट देगा। ऐसे ही सारे जो, चाहे ममता बनर्जी का अपना-अपना वोट बैंक हो, उसको अपीज करने के लिए प्रयास करती है। लेकिन स्वर्ण एक ऐसा समाज है जिसके साथ ये लोग अन्याय करते रहे।
और अब उस कैटेगरी में नरेंद्र मोदी शामिल हो गए। कैसे? आप उठाइए 53% लोगों ने, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, आंकड़े उठा के देखिए तो इन लोग वोट देते हैं, चाहे उनको जब भी वोट हुआ उससे ज्यादा ही लोगों ने वोट दिया है इतने उनके वोट शेयर में देखेंगे तो। और बाकी जो भी ओबीसी एससी एसटी वो मतलब 48 से लेके 39 तक है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, जनरल कैटेगरी के साथ क्या किया, यूजीसी का कानून लेके आया। और मैं एक बात बोलता हूं, जो लोग आके बोलते हैं, जो और पार्टियों में भी हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और लोग सपोर्ट करते हैं, आरक्षण के सपोर्ट करते रहे चंद सिक्कों के लिए, इसके बावजूद भी इन्होंने हमेशा से स्वर्णों को ही ठगा है। मंत्री बनाने देखिए, अरे हमने सबसे ज्यादा ओबीसी को मंत्री बनाया है, सबसे ज्यादा। और स्वर्ण जो है उसमें होता है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बस हाँ हाँ या देखिए स्वर्ण चंद सिक्कों के लिए। जैसे मुगलों के दरबार में चंद स्टेट मिलता था ना, तो जो चाटुकार होते थे राजा या जो भी, तो वो खुश रहते थे, वो अपनी आगे के पीढ़ियों को नहीं देखते थे कि उनको कि उनके साथ क्या होने वाला है। ऐसे ही आज के चंद सिक्के वाले स्वर्ण नेता हैं कि इनको इन मतलब मुंह से तो शब्द भी निकल रहा है, इनको तो मैंने अपने फैमिली के आगे के जनरेशन की चिंता नहीं, ये इनको ये चाहिए कि इनको एक कोई भी नेता है ना, बड़ा नेता अखिलेश यादव हो, मोदी हो, उसके पैर के नीचे इनको एक जगह मिल जाए, जो वहां बैठ के उनकी चाटुकारिता और चप्पल घिसते रहे, उनकी चप्पल को एकदम चाटते रहे। मतलब ये स्वर्ण ऐसे नेता है जो उसमें लगे पड़े रहते हैं कि भाई उनको इससे कोई मतलब नहीं है। जो बोलते हैं ना कि अरे मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, अब 1 घंटा किस लिए पढ़ा रहा है भाई तू? तो किस लिए पढ़ा रहा है जब तुझे ये पता ही नहीं है कि पढ़ के वो बच्चा करेगा क्या? जब आरक्षण है देश में, जब वो पढ़ लेगा कुछ उसको मिलेगा ही नहीं तो वो करेगा क्या? तो किस लिए पढ़ा रहा है? जबरदस्ती पढ़ा रहा है। नहीं बच्चा कुछ पकड़ पाएगा तो उसको अपशब्द ही बोलेगा, क्योंकि सीट कम है, कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं वो उनके बारे में बता, हर पार्टी में भरे पड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि आरक्षण से देश में हुआ क्या? जो जाके हर पार्टी में देखें आरक्षण के लिए रोना रोते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ कि स्वर्ण समाज उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता नहीं, आरक्षण मिलना चाहिए। केवल उसको एक गद्दी उस पार्टी में, एक उसके जो अध्यक्ष है उसके चरणों में जगह मिल जाए, उसके चरणों को चाटुकारिता करने के लिए जगह मिल जाए, वो अपने पूरे फैमिली को के फ्यूचर को ताक पे रख देता है। इतना स्वार्थी होता है कि चप्पल चाटने के लिए मिल जाए उसको, उसके चरणों में मिल जाए जगह, बस वो लग जाता है उस काम में। वो नहीं सोचता कि भाई तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सब नहीं सोचता। तो कहने का क्या मतलब है कि आज के टाइम में इतना करने के बावजूद आज ये क्या, पहले तो आरक्षण का, रिजर्वेशन का मतलब ही है डिस्क्रिमिनेशन। आप किसी को ऐसे कैसे दे सकते हो? आप बोलते हो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, आप किसी को फैसिलिटी दो, लेकिन आप पहले डिस्क्रिमिनेट करते हो कि बंदा ये अगर ओबीसी या एससी कैटेगरी से आता है तो पहले से इसको पास कर देंगे, तो इसका मतलब आप कभी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। और अगर यही व्यक्ति, मतलब अगर वो, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये क्या होता है ना कि मैं अगर 1 किलोमीटर की दूर का अगर रनिंग का कोई कंपटीशन हो, तो बंदा है, मैं 1 किलोमीटर दौड़ूंगा, उसको क्या ना कि 1,000 मीटर होता है ना, तो वो क्या करेगा, 200 मीटर पहले से दौड़ेगा। अब बोलेंगे भाई जीत गए तुम। भाई ये कौन सा फास्ट है? और उसके बाद भी ये देखिए तमाशा कि जो ऐसे जो इस यूजी कानून हो गया, आरक्षण के कानून हो गया, वो मतलब वो बोलते भी हैं कि हमें दबाया गया है और हम इतने सालों से, अरे भाई इतने सालों से तुमको, अगर तुम उठ नहीं पाए इतने बड़े बड़े पदों पे, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओ, आप पॉलिटिक्स में चले जाओ, हर जगह बड़े बड़े पदों पे बैठने के बाद भी, अब आपने हरियाणा का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि भाई इतना बड़ा पद पे बैठने के बाद भी अगर दबा कुचला महसूस कर रहा है, तो दुनिया में उसको क्या ही बना दिया जाएगा दबा कुचला महसूस करे वो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है जिसके जिसके लिए लोगों को खड़ा होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, एक होता है ना कि ये जो कानून आया किस लिए आया, इसके दो ही कारण होते हैं। या तो सत्ता का अहम इतना हो जाता है कि मैं तो कोई भी चुनाव जीत सकता हूं, और या तो
तुम्हारे बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी को कि एक टाइम के बाद वो अपने वोट बैंक को छोड़कर एक नया सेकुलरिज्म का कीड़ा उनको काट लिया था, जो कीड़ा उनको समाप्त करके छोड़ा। और वो वनवास इतना बड़ा हुआ कि 10 सालों तक वो वनवास में गए। इस बार ये जाएँगे तो 23 सालों तक ये वनवास नहीं आएगी। मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, लेकिन ऐसे खिचड़ी सरकार बनेगी, किसी की भी सत्ता नहीं होगी। एक झलक इनको देखने को मिला 2024 में, अब ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। मैं पहले भी बोला, ये सत्ता का अहंकार जो होता है ना, ये जब सर पे सवार हो जाता है ना, तो आदमी को लगता है कि मैं जो ही करूँगा वही सही होगा। और इसी मद में अंधा होकर आदमी पता नहीं क्या-क्या कर लेता है। और ये बताता है कि आने वाले दिन नरेंद्र मोदी उनकी सरकार के चूल्हे हिला देगी। मैं मैं कह रहा हूँ इंक्लूडिंग मी, कितने लोग ऐसे हैं, ये वोट देने नहीं जाएँगे, किसी को भी वोट नहीं देना। ऐसे ही खिचड़ी सरकार बनेगी। अरे समाज को आगे बढ़ाने का और सैक्रिफाइस करने का ठेका थोड़े ना स्वर्ण समाज ले रखा है भाई। आर्मी में जाओगे, देश को बचाना है भई। आप जाओ परमवीर चक्र, महावीर चक्र के कैटेगरी उठा लो, उसके लिस्ट में कितने स्वर्ण समाज के लोगों ने योगदान दिया है, जाके देख लो। मुगलों से लड़ाई में बोलते अरे यार भाग गए थे, जो स्वर्ण समाज के लोग थे, आप मुगलों से लड़ाई में जो बाहरी आक्रांता थे, एक उँगली में गिनाना पड़ेगा नाम इनको। नहीं तो नाम में वो जोड़ेंगे, जो स्वर्ण समाज का कोई टाइटल है ना, उसको जोड़ के वो बोलते नहीं, मैं ही असली स्वर्ण हूँ। अच्छा, ये अपने हिसाब से भी स्वर्ण हो जाते हैं। जैसे हम कृष्ण के वंशज हो जाते हैं अपने हिसाब से, या फिर शेड्यूल कास्ट भी हो जाते हैं, ओबीसी भी हो जाते हैं। हम अपने हिसाब से हम दबे कुचले भी होते हैं, हम अपने हिसाब से डरते भी नहीं हैं। या तो एक पक्ष पे रहो, या तो आपको दबा कुचला में हो, और या तो दबाने का। एक बंदी है जो प्रवक्ता है, वो बोल रही है कि ये तो फेक तो करना चाहिए, इनको तो फँसाना चाहिए फेक केसों में। मतलब तुमको सामने से अगर कोई कॉम्पिटिशन में तुम जीत नहीं सकते, किसी भी एग्ज़ाम में पास नहीं कर सकते, तो तुम क्या करोगे, उसका दुरुपयोग करोगे। जो कि महिलाओं के लिए कानून बना, उसका दुरुपयोग हो रहा है। हरिजन एक्ट बना, उसका दुरुपयोग हो रहा है। वैसे ही इसका भी दुरुपयोग हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, ये बहुत वा अलार्मिंग टाइम है समाज के लिए। मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कह रहा हूँ। ये ऐसा विद्वेष पैदा करेगा देश में कि एक-दूसरे पर कोई विश्वास नहीं करेगा, एक-दूसरे के साथ दोस्ती कोई नहीं करेगा कि कौन व्यक्ति मेरे ऊपर क्या लांछन लगा देगा और मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। आपने देखा होगा विष्णु तिवारी के हाथ। 20 साल उस बंदे का लोग एग्ज़ाम्पल देते हैं। 20 साल उस बंदे का निकल गया, ये साबित करने में कि वो उसके साथ किसी के साथ उसने गलत नहीं किया। फाइलें कितने जजों के नीचे से निकल गया, वो 21 साल के बाद पता चलता है कि उसके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं था। उसका वो 20 साल लाकर कौन देगा? अब यही अगर जो जो उस इस्लामिक आतंकवाद रेडिकल जो आतंकवाद होता है उसको जो सपोर्ट करते थे, जो अगर मान लीजिए तो बोलते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ इसलिए वो आतंकवादी हो गए, या इस तरह का जो रेडिकलाइजेशन में शामिल हो गए। तो वो कौन-सा रेडिकलाइजेशन में शामिल करेगा? वो अपने उसके 2 परिवार को, 2-2 भाई फैमिली को खो दिया 20 साल के बाद, जो उसका घर, ज़मीन, जायदाद सब बिक गया केस से लड़ने में, तो वो कौन-सा काम करना चाहिए उसको? उसके साथ भी तो अन्याय हुआ है। जेएनयू के दीवारों पे ब्राह्मणों के खिलाफ जो नारे लगाए जाते हैं, पप्पू यादव जैसे बोल देते हैं लोग, वो अपनी बेटी-बहन के बारे में ऐसे शब्द बोल सकते हैं क्या? इतनी हिम्मत है क्या? और मैं एक और बात बोलता हूँ, कुछ बातें होती है ना कि यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे बोल नहीं सकते। सामने बोलने की तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि हैसियत है। जब तक पिछड़ी जाति का रोना नहीं रोओगे ना, तब तक बोल नहीं पाओगे। ये सच्चाई है इस समाज का। और मैं तो बोल रहा हूँ कि किसी भी सरकार का जमकर विरोध करना चाहिए, और ये सब आंकड़े-उकड़े को तो इसको गड्ढे में डालो। ज़िंदगी भर आंकड़े ही पेश करते रह जाओगे, तो फिर होगा क्या समाज का? आंकड़े-आंकड़े टीवी डिबेट में आप बहस करते रहो। कौन, जहाँ पे बहरा राजा है, वो कौन सुनने वाला है? नहीं सुनने वाला है कोई। वोट बैंक की ताकत से इनको जवाब दो।
वोट मत दो ऐसे नेताओं को, इनको अपने शहरों में घुसने मत दो ऐसे नेताओं को, इनकी प्रतिनिधित्व को खत्म करो, इनको वोट मत दो, इनकी बहिष्कार करो समाज में। तब पता चलेगा कि तुम्हारी शक्ति क्या है। लोकतंत्र के अधिकार को पहचानो, वोट के अधिकार को पहचानो। तुम वोट क्या के एज ए टेकन फॉर ग्रांटेड लेके, और तुम्हारे वोट से लोग जीत रहे हैं और फिर भी तुम वोट दिए जा रहे हो। जागो। ऐसे लोगों को जो तुम्हारे लिए समाज में खड़ा नहीं हो सकते, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करो, उनको वोट मत दो। और आज नहीं, जीवन पर्यंत, क्योंकि ये जब भी खड़ा होंगे तो तुम्हारा नुकसान ही पहुंचाएंगे। समय का चक्र है। धन्यवाद।